कि मैं प्रोफेसर राजकुमार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ और उसके साथ साथ यहाँ एक ट्रांसलेशन स्टडीज का एक सेंटर है, उसका मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में हुई है और स्वाभाविक है कि उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। मेरी किताबें हैं, लेख हैं, बहुत सारी देश विदेश की यात्राएं हैं और विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी यूरोप और अमेरिका वगैरह के विश्वविद्यालयों में जाने का मुझे सौभाग्य मिला है। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है और इसके साथ हम लोग आज के व्याख्यान की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके कॉलेज और आपके कॉलेज में डॉक्टर मधु कौशिक जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने और इससे जुड़े हुए जितने और लोग हैं उनके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ट्रांसलेशन या अनुवाद के बारे में उसकी मेथोडोलॉजी, उसकी टेक्निक और उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में बोलने का मुझे ये अवसर दिया। तो एक बार मैं फिर से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से मधु कौशिक जी के प्रति। साथियों, ये जो विषय है अनुवाद की ज्ञान मीमांसा पद्धति और टेक्निक, अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो आप जानते हैं कि अनुवाद का जो अनुवाद है अंग्रेजी में वो ट्रांसलेशन है। तो अगर इसका अंग्रेजी में मैं विषय का रूपांतर करूं, अनुवाद करूं, तो शायद ये होगा कि ट्रांसलेशन, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी एंड टेक्निक। यानी अनुवाद आप जानते हैं कि एक नई डिसिप्लिन के रूप में अनुवाद ट्रांसलेशन एस्टेब्लिश हुआ। यूरोप का अगर आप इतिहास देखें तो लगभग यूरोप के विश्वविद्यालयों में 80s में 80 के दशक में ट्रांसलेशन स्टडीज नाम के एक नए डिसिप्लिन की शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे ये यूरोप और फिर यूरोप के बाहर के जो विश्वविद्यालय हैं, विशेष रूप से अमेरिका के विश्वविद्यालय, वहां भी ट्रांसलेशन स्टडीज एक नई डिसिप्लिन के रूप में स्टैब्लिश होती है। और जैसा कि चलन रहा है कि कुछ अंतराल के साथ हमारे यहाँ भारत में भी ट्रांसलेशन स्टडीज एक अलग अनुशासन के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में स्टैब्लिश होती है, जिसमें अगर आप देखें तो इग्नू में ट्रांसलेशन स्टडीज एक अलग स्वतंत्र विषय के रूप में है। कुछ एक जगहों पर और भी है, लेकिन अभी भी ज्यादा ऐसे विश्वविद्यालय हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज नहीं है जहाँ ट्रांसलेशन स्टडीज एक डिसिप्लिन के रूप में पढ़ाया जाता हो, उसकी पढ़ाई होती हो। लेकिन इसकी शुरुआत जरूर हो चुकी है और मुझे खुशी है ये चीज आपसे साझा करते हुए कि हमारे यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी ट्रांसलेशन स्टडीज का यूजीसी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कई वर्षों से चल रहा है और उसके संयोजक के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में इस कार्यक्रम को, इस अनुशासन को आगे बढ़ाने में और व्यवस्थित करने में मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान संभवतः होगा। तो ये एक संक्षिप्त सी चर्चा है, जानकारी है, जो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को होगी कि ट्रांसलेशन स्टडीज डिपार्टमेंट कैसे शुरू हुए, पहले यूरोप में, फिर अमेरिका में और बाद में दूसरे दुनिया के देशों के विश्वविद्यालय में, और हमारे यहाँ भी, जैसा कि मैंने कहा कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो दूसरी बात इस प्रसंग में मैं आपसे साझा करना चाहता हूं और इस विषय को समझने की दृष्टि से ये
शुरुआत में ये भूमिका जरूरी है कि ट्रांसलेशन स्टडीज के साथ एक और दूसरी डिसिप्लिन शुरू होती है जिसको पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज कहते हैं। तो लगभग एक ही समय में 80s में या अर्ली लेट 70s में दो नए डिसिप्लिन्स का इमरजेंस होता है। एक है ट्रांसलेशन स्टडीज और दूसरा है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। और इसीलिए ये ऑलमोस्ट दे आर लाइक इंटरट्वाइंड डिसिप्लिन्स। इनके आपस की जो कनेक्शंस हैं वो बहुत गहरे हैं, लेकिन उसकी चर्चा करने का हमें समय नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी सूचना के लिए मैं इस बात का जिक्र करना चाहता था कि ट्रांसलेशन स्टडीज और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज की जो एपिस्टीम है, जिसको हिंदी में ज्ञान मीमांसा कहते हैं, उसका जो ज्ञान का जो आधार है वो लगभग सिमिलर है। और टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जो टाइम है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी 80s। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए ट्रांसलेशन स्टडीज की मेथोडोलॉजी या उसकी टेक्निक पर बात करने से पहले कि ये दो डिसिप्लिन्स ऑलमोस्ट एक ही टाइम में इमर्ज करते हैं यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में, और जैसा कि मैंने कहा कि फिर और दूसरी यूरोप से बाहर के विश्वविद्यालयों में भी। इस प्रसंग में ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ट्रांसलेशन स्टडीज भले ही एक डिसिप्लिन के रूप में 80s में इमर्ज करता हो, लेकिन उसकी एक प्री हिस्ट्री है। क्योंकि कोई भी चीज वैक्यूम से, शून्य से नहीं इमर्ज करती, उसकी भी कुछ ना कुछ प्री हिस्ट्री होती है। और अगर ट्रांसलेशन स्टडीज की प्री हिस्ट्री के बारे में आप बात करें तो आप पाएंगे कि इसकी प्री हिस्ट्री का कनेक्शन कंपैरेटिव लिटरेचर से बनता है। कंपैरेटिव लिटरेचर भी हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पर तो नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर ये पढ़ाया जाता है, जिसमें से जादवपुर यूनिवर्सिटी का कंपैरेटिव लिटरेचर का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। दूसरे विश्वविद्यालयों में भी कंपैरेटिव लिटरेचर पढ़ाया जाता है, कुछ में लिटरेचर के साथ और कुछ में एक अलग डिसिप्लिन के रूप में। तो ट्रांसलेशन स्टडीज की जो प्री हिस्ट्री है उसका कनेक्शन कंपैरेटिव लिटरेचर से जुड़ता है, क्योंकि कंपैरेटिव लिटरेचर तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप दूसरी लैंग्वेजेस के लिटरेचर को ट्रांसलेशन के द्वारा किसी एक ऐसी लैंग्वेज में न ट्रांसफर करें जो बहुत सारे लोग जानते हैं। यानी एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज में दूसरी भाषाओं के साहित्य को हमें ट्रांसलेट करना होता है, जिसको हम मानते हैं कि काफी लोग जानते हैं या उस डिसिप्लिन में जो लोग काम कर रहे हैं वो उसको जानते हैं, और उसकी बुनियाद पर वो अलग अलग भाषाओं में लिखे गए साहित्य का तुलनात्मक कंपैरेटिव अध्ययन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यूरोप के कंटेक्स्ट में कंपैरेटिव लिटरेचर की बुनियाद लंबे समय तक इंग्लिश थी। इंग्लिश में यूरोप की दूसरी भाषाओं के साहित्य का ट्रांसलेशन होता था और फिर उसकी एक कंपैरेटिव स्टडी होती थी। और इसीलिए यूरोप के जो स्कॉलर्स हैं, जो लिटरेचर के स्कॉलर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, वो कई बार यूरोपियन लिटरेचर की बात करते हैं। जैसे इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर या फ्रेंच या जर्मन लिटरेचर की बात की जाती है, वैसे ही यूरोप में यूरोप के आलोचकों के द्वारा यूरोपियन लिटरेचर की भी बात की जाती है, और उसमें अलग अलग भाषाओं में लिखे गए साहित्य का वो एक, और अलग अलग विधाओं में लिखे गए साहित्य का वो एक तुलनात्मक अध्ययन पेश करते हैं। तो ये एक प्री हिस्ट्री है ट्रांसलेशन स्टडीज की, जिससे स्वतंत्र होकर कंपैरेटिव लिटरेचर से बाहर
80s में जैसा कि मैंने कहा कि ट्रांसलेशन स्टडीज एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित होता है और वो कंपैरेटिव लिटरेचर का एक हिस्सा नहीं रह जाता, उससे अलग एक स्वतंत्र डिसिप्लिन बन जाता है। अब अगर इस बात को हम ध्यान में रखें तो हम इस चीज को भी समझ सकते हैं कि ट्रांसलेशन स्टडीज को एक अलग इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में एस्टेब्लिश करने के पीछे कहीं ना कहीं उससे पहले चले आ रहे चिंतन की, ज्ञान मीमांसा की एक भूमिका रही होगी और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये महसूस किया गया कि ट्रांसलेशन स्टडीज को अब कंपैरेटिव लिटरेचर के एक हिस्से के रूप में नहीं, एक नए अनुशासन के रूप में, एक नए डिसिप्लिन के रूप में पढ़ाने की जरूरत है और वो सिलसिला शुरू हुआ। अगर आप ट्रांसलेशन स्टडीज को देखें या ट्रांसलेशन स्टडीज में जो कुछ किया जाता रहा है या किया जाता है, उसमें आपको दो चीजें दिखाई पड़ेंगी जो बड़ी खास है और जिसका उल्लेख करना यहाँ पर जरूरी है। एक तो ये कि ट्रांसलेशन स्टडीज की डिसिप्लिन के अंदर ये सिखाया जाता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में हम अनुवाद कैसे करें, जिसके लिए वहां पर टेक्निकल टर्म्स हैं। टारगेट लैंग्वेज यानी जिस भाषा में आप किसी टेक्स्ट का अनुवाद करते हैं, और सोर्स लैंग्वेज जिस भाषा से आप किसी टेक्स्ट का अनुवाद करते हैं वो सोर्स लैंग्वेज हुई, और जिस भाषा में आप अनुवाद करते हैं वो टारगेट लैंग्वेज हुई। तो सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, ये एक बड़ा कंटेस्टेड डोमेन रहा है और इसको लेकर के गंभीर चिंतन हुआ है यूरोप की ज्ञान परंपरा में, एपिस्टेमिक ट्रेडिशन में, और बाद में हमारे यहाँ भी। इसीलिए ट्रांसलेशन स्टडीज के साथ ये दो क्षेत्र जुड़ते हैं। एक तो वो जिसको आप कह सकते हैं कि उसका जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल डायमेंशन है, जहाँ एक भाषा के टेक्स्ट को, एक भाषा की पुस्तक को आप दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, और दूसरा ये जिसको आप बहुत सूत्र रूप में कहें थियरी ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज, थियरीज और अप्रोचेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज, कि अनुवाद हम करें तो कैसे करें। अनुवाद से संबंधित जो दार्शनिक और वैचारिक और ज्ञान मीमांसा से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, वो उसका एक दूसरा पक्ष है, और इन दोनों पक्षों पर ट्रांसलेशन स्टडीज के विभागों में पढ़ाया जाता है, उस पर चिंतन होता है और लेखन होता है, और वो सिलसिला लगातार जारी है। और इसीलिए कहा जाता है कि ट्रांसलेशन स्टडीज का एक इंटरडिसिप्लिनरी पक्ष भी बनता है, अंतर अनुशासनात्मक पक्ष भी उसका बनता है, जहां अनुवाद का क्षेत्र, अनुवाद का कार्य दूसरी जो डिसिप्लिन हैं उनसे जुड़ता है, उनसे बहुत कुछ ग्रहण करता है, और केवल ग्रहण ही नहीं करता है बल्कि उनको ग्रहण कर वो भी अपने ढंग का कुछ नया ज्ञान रचता है, उत्पादित करता है। और इस तरह से वो अगर दूसरी डिसिप्लिन से कुछ लेता है तो फिर बदले में कुछ ऐसा देता भी है ज्ञान की दृष्टि से, जो पहले से स्थापित चले आ रहे अनुशासन या डिसिप्लिन उस तरह से नहीं दे सकते या नहीं दे पाते हैं। तो शोध की दृष्टि से, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रांसलेशन स्टडीज का एक बड़ा महत्व है, और उसने कुछ ऐसे एरियाज और डोमेन्स खोले हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान दिलाया है, जिन पर पहले या तो रिसर्च होता नहीं था या
उस ढंग से रिसर्च नहीं होता था जिस ढंग का रिसर्च ट्रांसलेशन स्टडीज की डिसिप्लिन के आ जाने के बाद शुरू हुआ है। तो और अगर उन विषयों को आप चिन्हित करना चाहें जिनका ट्रांसलेशन स्टडीज से एक इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशन बनता है, तो उसमें कुछ डिसिप्लिन्स का नाम तो विशेष रूप से लेना जरूरी है। जैसे जिनमें से एक का मैंने जिक्र किया कि कंपैरेटिव लिटरेचर से ही एक तरह से मैं बता चुका हूं कि ट्रांसलेशन स्टडीज पैदा होता है, एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थापित होता है। इसी के साथ साथ आप ट्रांसलेशन स्टडीज का संबंध फिलॉसफी से भी बनता है, और विशेष रूप से फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, भाषा दर्शन जो है, भाषा दर्शन के बारे में जो 20वीं सदी में लगातार नया चिंतन आया है, और विशेष रूप से फर्दिनांद सास्यूर के बाद भाषा को लेकर, भाषा और अर्थ को लेकर जो नया चिंतन यूरोप में आया, और जिसकी वजह से पहले संरचनावाद और फिर उत्तर संरचनावाद या डिकंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जैसे दो बड़े आंदोलन पैदा हुए, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं भाषा के बारे में नए प्रकार का दार्शनिक चिंतन है, और उसकी बुनियाद के रूप में उचित ही सास्यूर का नाम लिया जाता है। और वही परंपरा फिर आगे डिकंस्ट्रक्शन में बढ़ती है, जिसके एक बड़े चिंतक के रूप में हम सभी लोग आज जानते हैं कि देरिदा का नाम लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये कि अनुवाद का संबंध चूंकि शब्द और शब्द का अर्थ कैसे किया जाए इससे बनता है, अर्थ कैसे तय होता है, अर्थ का हम निर्धारण कैसे करें, इससे अनुवाद का बहुत गहरा संबंध बनता है। इसलिए भाषा दर्शन का जो क्षेत्र है, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज का जो डोमेन है, वो ट्रांसलेशन स्टडीज से सीधे जुड़ता है, और उसका असर भी ट्रांसलेशन स्टडीज पर बहुत गहरा दिखाई पड़ता है। अब जैसे मैं दो बातों का संकेत सूत्र रूप में आपके सामने कर दूं कि सोशल साइंसेस में और ह्यूमैनिटीज और लिटरेरी स्टडीज में भी स्ट्रक्चरलिज्म के साथ एक नई बात, एक नई कंसेप्ट सामने आती है, एक नया इडियम, मुहावरा सामने आता है, जिसको कहा जाता है कि लिंग्विस्टिक टर्न, भाषाई मोड़। यानी सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज और लिटरेरी और कल्चरल स्टडीज में भाषा और भाषा से संबंधित अर्थ विज्ञान का महत्व अचानक लिंग्विस्टिक टर्न के साथ बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि इसका एक सूत्र अगर स्ट्रक्चरलिज्म में है तो उसका दूसरा सिरा जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या डिकंस्ट्रक्शन में है, और इसके दो प्रमुख विचारकों के रूप में सास्यूर और देरिदा का नाम लिया जाता है, और उनसे आप वाकिफ हैं, इसलिए उसका विस्तार में उल्लेख करने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं, और आगे प्रसंग आएगा तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और फिर जो एक नई बात शुरू होती है 80s के आसपास, 80s के बाद जब ट्रांसलेशन स्टडीज एक डिसिप्लिन के रूप में पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो जाता है, वो उसको कहते हैं कल्चरल टर्म इन ट्रांसलेशन स्टडीज, कि अनुवाद के क्षेत्र में संस्कृति का, कल्चर का महत्व अचानक बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि संस्कृति या कल्चर जैसी चीज पहले नहीं थी, लेकिन 80s में ट्रांसलेशन स्टडीज के, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के एक नई डिसिप्लिन के रूप में एस्टेब्लिश होने के साथ संस्कृति का महत्व
नए सिरे से दिखाई पड़ता है। कई बार चीजें होती हैं लेकिन उसका महत्व हम नहीं समझते हैं। महत्व उनका तब प्रकट होता है जब कोई विचार या सिद्धांत उसके महत्व को हमारे सामने विश्लेषण और विवेचन के द्वारा स्थापित करता है, प्रकट करता है और बताता है कि इसका महत्व ये है, भले ही आप इसको देख कर भी अनदेखा करने में उस पर ध्यान न दे रहे हैं। तो मैं ये इस बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता था कि जैसे जैसे ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में, जिसको ज्यादा आसान एपिस्टेमोलॉजी के क्षेत्र में, या जिसे आप कहें कि ज्यादा सरल शब्दों में कि चिंतन के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में जैसे जैसे नए बदलाव आते हैं, नया चिंतन आता है, वो चिंतन हमारी उस मेथोडोलॉजी या पद्धति को भी प्रभावित करता है, बदलता है, जिसके आधार पर हम उस अनुशासन का या डिसिप्लिन का अध्ययन करते रहे। तो जैसे ही कल्चरल टर्न इन ट्रांसलेशन स्टडीज जैसी कोई चीज आती है, वैसे ही ट्रांसलेशन स्टडीज की जो मेथोडोलॉजी है वो भी बदलती है। उसमें अनुवाद के दौरान संस्कृत के महत्व को, कल्चर के महत्व को कैसे हम ध्यान में रखें, ये बात उसकी मेथोडोलॉजी का हिस्सा बन जाती है, जो उससे पहले उस तरह से नहीं थी। इसकी चर्चा भी मैं अपने व्याख्यान के दूसरे या तीसरे खंड में थोड़ा विस्तार से कर पाऊंगा कि कैसे संस्कृति के महत्व के बढ़ने के साथ ट्रांसलेशन स्टडीज की मेथोडोलॉजी बदलती है, उसका तरीका बदलता है। जो तीसरी चीज है जिसका संबंध व्याख्यान के इस पहले हिस्से से है, वो है टेक्निक। और जैसा कि मैंने अपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखकर भेजा था, हो सकता है कि उसको आपके साथ शेयर भी किया गया हो, मैं नहीं जानता, कि वास्तव में तीन चीजें हैं और ये परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक तो है एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, दूसरा है मेथोडोलॉजी यानी पद्धति, और तीसरा है टेक्निक। टेक्निक को हम लोग हिंदी में भी टेक्निक ही कहते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे खास चीज है, बुनियादी चीज है, वो है ज्ञान मीमांसा या मेथोडोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। तो हमारी जो ज्ञान मीमांसा है, एपिस्टेमोलॉजी है, हमारी जो दृष्टि है, जो हमारा विजन है, वो अक्सर ये तय करता है या प्रभावित करता है हमारी मेथोडोलॉजी कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या हो, हम अपने डिसिप्लिन का कैसे अध्ययन करें। और सबसे आखिर में जो चीज आती है वो टेक्निक है। टेक्निक एक तरह से मेथोडोलॉजी को और ज्यादा सरल और सूत्र रूप में व्यवहार में परिणत करने के तरीके के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर हम अपने अनुशासन की ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी पर ध्यान दें और समय के साथ उसमें होने वाले नए ज्ञान के प्रभाव से परिवर्तन जो घटित होते हैं उस पर हमारा ध्यान रहे, तो हम इस बात को भी समझ लेते हैं कि कैसे हमारी मेथोडोलॉजी बदलती है नए ज्ञान से या नई एपिस्टीम के आने से। और जब मेथोडोलॉजी बदलती है तो उसके स्टडीज की जो टेक्निक्स हैं वो भी बदलती है। अब जब मैं टेक्निक की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब टेक्निक का मतलब विशेष रूप से ट्रांसलेशन स्टडीज में भी, कल्चरल स्टडीज में भी और लिटरेरी स्टडीज में भी वो नहीं है, वो एक अलग क्षेत्र है। लेकिन उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि आप कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, आप सर्च कैसे करते हैं, माइनिंग कैसे करते हैं नेट पर,
और अपने नॉलेज को आप कैसे स्टोर करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, ये सारी चीजें यद्यपि महत्वपूर्ण है और ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है। जिससे इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ वो भी बिना इंटरनेट और इस तरह की टेक्नोलॉजी के संभव नहीं था कि मैं बात करूं और दूर कोई उसको रिकॉर्ड करे और फिर दूसरे लोग उसको सुने। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज और का जो संबंध है उसके साथ टेक्नोलॉजी जिस तरह से जुड़ती है और फिर पूरी उसके ट्रांसमिशन की जो पुरानी जो मेथोडोलॉजी थी, जो पुराना जो तरीका था, उसको कैसे वो बदलती है, ये भी अपने आप में एक और उसमें बहुत सारी चीजें और भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण चीज है और उस पर भी इस तरह का काम करने वाले और खास तौर से सिर्फ टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले या लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उस पर वो चर्चा करते हैं और वो महत्वपूर्ण है। और मेरा ख्याल है कि आपके इस कार्यक्रम में इस पक्ष पर भी अलग से चर्चा करने वाले और उस पर ज्ञान देने वाले कुछ लोग होंगे जो सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि इंटरनेट है या कंप्यूटर है और ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज की जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे मास्टर करें, उसका कैसे प्रयोग करें। लेकिन मैं जिस बात की चर्चा कर रहा हूँ आपके सामने, उसका संबंध इससे उस तरह से नहीं है। मेरा संबंध उन तीन चीजों से है जिसको मैंने कहा कि ज्ञान मीमांसा, पद्धति और टेक्निक। यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद आधे घंटे का समय होने वाला है, तो इसलिए मैं अपनी बात को समअप करूं कि और इससे अगली व्याख्यान का जो अगला हिस्सा होगा वो जुड़ेगा कि क्या सभी डिसिप्लिन्स की एपिस्टेमोलॉजी एक ही होती है, ये अलग अलग होगी? क्या सभी डिसिप्लिन्स की मेथोडोलॉजी एक ही होगी या अलग अलग होगी? और अगर ये अलग अलग होंगी, उनमें कुछ फर्क होगा, तो फिर उसकी जो टेक्निक है, उसको व्यवहार में संभव बनाने की जो टेक्निक है, वो भी डिसिप्लिन्स के हिसाब से बदलेगी या एक ही जैसे रहेगी? तो इस बात की चर्चा और इसका बहुत विस्तार में न सही लेकिन संक्षेप में इन बातों के बारे में मैं अपने व्याख्यान के अगले हिस्से में आपके सामने चर्चा करूंगा। और जैसा कि तय हुआ है कि फिर जो अंतिम हिस्सा होगा उसमें हम ट्रांसलेशन के इतिहास और भारत में ट्रांसलेशन के इतिहास और यूरोप में ट्रांसलेशन के इतिहास और उपनिवेशवाद के आने से पहले और उपनिवेशवाद के बाद के ट्रांसलेशन के इतिहास और उसकी मेथोडोलॉजी और उसकी एपिस्टेमिक ट्रेडिशन के बारे में उसकी चर्चा करूंगा।